यहाँ से देखेंगे कक्षा 9 में आज हम लोग जो है सॉलिलेशन का जो है कुछ पार्ट पढ़े हैं, कुछ भाग बाकी है। उसमें जो है पहला है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो ध्यान से देखें। 1 ग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, अगर 1 ग्राम द्रव है और उस द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा की जो मात्रा होगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ध्यान से देखेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में आपको हम ये भी बताएंगे कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती क्या है। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी होती है, प्रति ग्राम होती है। और ऊर्ध्वपातन, ये ध्यान से देखेंगे, एक जो है गलन की गुप्त ऊष्मा भी पढ़े थे। तो जैसे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, उसी तरह से हम अब आगे पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में। ये आपकी हेडिंग है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं भाई? किसी भी ठोस पदार्थ को यदि गर्म किया जाए और वह जो है द्रव में बिना बदले, यानी द्रव में न बदल करके वह सीधे अगर जो गैसीय अवस्था में आ जाता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हम जो नवसादर की बात करें, कपूर की बात करें, आयोडीन की बात करें और नैप्थेलीन, ये सभी पदार्थ ऐसे हैं जिनको आप गर्म करेंगे तो ये द्रव में न बदल करके किसे बदल जाते हैं? गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इनको हम जो है पुनः अगर शोध करें, ये जानना चाहें, तो एक जो है पोर्सलिन प्याली ले और उसको गर्म करें। तो गर्म करने से पहले उसको जो आप रखें बर्नर पर, और बर्नर पर रखने के बाद उसको जो हम क्या करें कि उसमें जो है कपूर या नेप्था या आयोडीन डाल दें और उसको एक कीप से जो है ढक दें, और ऊपरी सतह को यानी ऊपरी वाले छिद्र को हम जो है काटन से अगर लॉक कर दें यानी बंद कर दें, तो ये जो संपूर्ण गैस उस जो है कीप में जाकर एकत्रित होगी। और उसको पुनः अगर ठंडा किया जाए तो ठंडा करने के परिणाम स्वरूप पुनः हम कपूर, नवसादर, आयोडीन और नेप्था प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है प्रक्रिया है जो क्या हो रही है कि सीधे ठोस से गैस में और गैस से क्या हो रही है, आपका ठोस में परिवर्तन हो रहा है। तो गैस से यदि ठोस में परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, तो उसको हम कठोरीकरण कहेंगे। अब हम बात करते हैं अवस्था परिवर्तन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से देखेंगे, ताप जो है किसी द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित करने का मुख्य घटक है। यानी ताप जो है किसी भी द्रव्य की जो अवस्था है उसको परिवर्तित कर देता है। यदि ठोस है तो वह द्रव में परिवर्तित कर सकता है, द्रव है तो गैस में परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ताप में यदि वृद्धि हो जाए, यहां देखिए ये चित्र आपका है, चित्र में आप देखिए ताप में यदि हम वृद्धि करते हैं तो ठोस से द्रव में और द्रव से किससे बदल जाता है प्यारे बच्चों? गैस में। लेकिन यदि ताप में कमी कर दे यानी तापमान को घटा दे तो गैस से द्रव में परिवर्तित होता है, और द्रव से किसी परिवर्तित होगा? ठोस में। यानी ये अवस्थाएं क्या हो रही है? बदल रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन पर ताप का मुख्य प्रभाव पड़ता है, यानी मूल घटक है जो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब हम ताप के बारे में पढ़ रहे थे, तो ताप को मापने के लिए पैमाने हैं। ताप को मापने के लिए हम लोग इस लेसन में 3 पैमानों के बारे में पढ़ेंगे। एक सेल्सियस पैमाना है, एक केल्विन पैमाना है, और एक है आपका फ़ारेनहाइट पैमाना। अब ध्यान से थोड़ा सा देखें, ये जो आपका सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना है। ध्यान से देखें, यहां पर हम जो है यानी कि किसी भी सेल्सियस पैमाने पर दिए गए आंकिक मान को केल्विन में यदि बदलना चाहते हैं तो उसमें 273.16 जोड़ देते हैं, तो वह केल्विन से किसे बदल जाता है? सेल्सियस पैमाने में
सॉरी सेल्सियस पैमाने से केल्विन पैमाने में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर आप देखिए सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 273.16 के स्थान पर 273 भी हम लिख देते हैं। ये फ़ारेनहाइट के लिए दिया है, ये तो आप जो है अपने से भी निकाल सकते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाना बना दें और सेल्सियस पैमाना बना दें और दोनों को जो है एक को सेल्सियस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांट दें और फ़ारेनहाइट को जो है 180 बराबर भागों में बांट दें। तो थोड़ा सा देखेंगे इसको निकालने का क्या तरीका है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे बदलेगा और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे परिवर्तित होगा। तो ध्यान से देखें, फ़ारेनहाइट यानी ये जो आपका सेल्सियस पैमाना है इसके 100 भाग हैं तो 100 से आप डिवाइड कर दें और ये जो f माइनस क्या लिखेंगे 32 लिख दें और इसको 180 बराबर भागों में बांट दें। तो ध्यान से देखेंगे 20 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये जो आपका 9 बटे क्या हो जाएगा 5 और c हो गया बराबर f माइनस क्या लिखेंगे 32 तो f बराबर हो जाएगा 9/5 सेंटीग्रेड और प्लस 32 अर्थात ये आपका सूत्र आ जाएगा। अर्थात आप फ़ारेनहाइट से सॉरी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में इस पैमाने के द्वारा जो है हल कर सकते हैं। यदि आप इसका नोट बनाना चाहें इसका जो एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ध्यान से देखिए, संघनन के बारे में हम बात करेंगे। संघनन क्या होता है भाई, गैस के वाष्प के जब कण जो है द्रव में परिवर्तित हो जाती है, यानी वाष्प के जब बहुत सारे कण मिलकर के क्या करते हैं कि द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। या हम कहें कि वाष्पीकरण के विपरीत जो क्रिया होगी, वाष्पीकरण के विपरीत जो क्रिया संपन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और संघनन का प्रयोग आसवन विधि में किया जाता है। हम क्या करते हैं कि किसी पदार्थ का आसवन जब करते हैं तो उसको हम क्वथन यानी गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो है जो पदार्थ गैसीय अवस्था में आ जाते हैं उनको किसी पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, पुनः उनको ठंडा करके संघनित कर लेते हैं। अर्थात आसवन विधि के द्वारा हम उनको पृथक कर सकते हैं। अब बात आती है वाष्पीकरण की, तो क्वथनांक के नीचे जो उसका क्वथनांक है यानी वह अब जो है क्या करेगा, वाष्प में बदलेगा। तो करे कि क्वथनांक के नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया को या परिवर्तित होने की क्रिया, वाष्प में परिवर्तन की जो क्रिया है वाष्पीकरण कहलाती है। लिखा है क्वथनांक के नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में बदलने या परिवर्तित करने की जो क्रिया है वाष्पीकरण कहलाती। अब वाष्पीकरण के कुछ मुख्य कारण हैं। वे कौन कारण हैं जो वाष्पीकरण को संपन्न करा देते हैं? तो हम बात करते हैं पहले पर, द्रव में कार्यरत जो अंतराणविक बल है, अंतराकणीय यानी एक कण से दूसरे कण के बीच लगने वाला जो बल है अगर प्रबल है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। अगर यह अंतराकणीय बल की प्रबलता कम है यानी यह बल कम लग रहा है तो अर्थात वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है। अगर यानी कि क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। या तो हम क्या करें कि किसी द्रव का तापमान बढ़ा दें तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, या वायु तीव्र वेग से चल रही है तब भी वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वायु में आर्द्रता जब होगी यानी आर्द्रता भरी वायु हो तो आर्द्रता भरी वायु में यानी वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा यदि अधिक है तो उस समय जो है वाष्पीकरण की दर घट जाती। अब वाष्पीकरण के हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है
कैसे हम जान पाएंगे कि वाष्पीकरण तीव्र गति से हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो गीली चादर को धूप में अगर हम रख देते हैं तो वह जल्दी से सूख जाती है। इसका कारण है कि धूप जब लगेगी तापमान बढ़ जाएगा, अर्थात उस समय वाष्पीकरण की गति तीव्र होगी, और वाष्पीकरण की गति तीव्र होगी, इसी के कारण जो है चादर हमारी क्या होगी, जल्दी से सूख जाती। पानी से भरे मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना भी वाष्पीकरण का ही कारण है। स्पीड को हथेली पर जब हम रखते हैं तो स्पीड की अणु जो होते हैं हथेली की सतह से तेजी से क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, जिसके कारण हमें जो आभास होता है कि हमारी हथेली की जो सतह है वह ठंडी हो गई, अर्थात हमें ठंडा का अनुभव होता है। इस प्रकार से कई दैनिक जीवन में हमारे उदाहरण हैं जो वाष्पीकरण से संबंधित हैं। आप अपनी किताब को लीजिए और उसमें आराम से जो उदाहरण आपके दैनिक जीवन में दिए हैं उनको एक बार पुनः पढ़ें। यह लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको भली बात तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।